वेलकम टू द चैनल JRF विद ज्योति कंबोज। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्प्टेड इनकम्स। एग्जाम्प्ट इनकम कौन सी होती है? जिस इनकम को हम टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं मानेंगे। जिस इनकम को हम टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं मानेंगे। इनकम है, पैसे आए हैं, बट इसके ऊपर हमें इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। देखिए एग्जाम्पशंस किस अंडर आती है? एग्जाम्पशंस आती है अंडर सेक्शन 10। इसे याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पशंस आती हैं अंडर सेक्शन 10 और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A विच इज सेक्शन 80C to 80U। तो गाइज ये सेक्शन याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पशन आती है अंडर सेक्शन 10 और डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है गाइज? डिडक्शन भी ऐसी चीज़ है जिस पर आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स इनकम में से लेस हो जाएगा। एंड एग्जाम्पशंस भी ऐसी है जिस पर हमें इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए गाइस डिडक्शन हमें अवेलेबल होगा GTI से। और ये GTI कौन सी होती है? पांचों हेड्स की इनकम। वो 5 हेड्स जो हम जैसे मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड्स के इनकम को अगर टोटल कर देंगे तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे, इसमें से हमें डिडक्शन मिलती है लेस डिडक्शन। कोई भी इनकम वो GTI में इंक्लूड होगी और उसमें से हम डिडक्शन लेस कर देंगे अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो हमारे पास आएगी टोटल इनकम। मीन्स इसमें से ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल गई। और एग्जाम्पशन आपकी इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी, ग्रोस टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी। एग्जाम्प्ट इनकम ग्रोस टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी। ये होता है एग्जाम्पशन और डिडक्शन में डिफरेंस। सपोज मान लो आपकी मम्मा ने आपके लिए कोई डिश रेडी की जिसमें रोटी थी, राइस, दाल, सैलेड। सपोज आपको राइस खाने ही नहीं थे तो गाइस आपने राइस को बाहर रख दिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा। और आपने राइस को डिश से बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ डिडक्शन। आपकी थाली में आई बट आपने क्या किया? बाहर निकाल दिया। मीन्स आपकी इनकम में इंक्लूड हुआ तो आपको डिडक्शन मिल गई। ठीक है। और सपोज मम्मा ने उस दिन स्वीट डिश भी बनाई थी, आपकी थाली में वो रखी ही नहीं। राइस आपकी थाली में आया, आपने बाहर रख दिया, आपने उसे कंज्यूम नहीं किया, बट स्वीट डिश आपकी थाली में आई ही नहीं। तो ये क्या हुआ? एग्जाम्प्ट इनकम। डिडक्शन आपकी इनकम को लेस करता है, मींस इनकम तो है, उसमें से कुछ डिडक्शन करके हमें टोटल इनकम मिलेगी। बट एग्जाम्पशन आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है और डिडक्शन आपकी इनकम में से लेस होगा। यही है इन दोनों में डिफरेंस, एग्जाम्पशन और डिडक्शन में। डिडक्शन अलग से चैप्टर है और एग्जाम्पशन अलग से है। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। देखिए गाइस ये सारी एग्जाम्प्टेड इनकम्स हैं। मीन्स एग्जाम्प्टेड इनकम कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एज पर सेक्शन 10 इसका सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 10 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स नहीं है। तो गाइज ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर इनकम पर सेक्शन 10 ऑफ सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा।
तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज वेल एज शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर। ये इकट्ठे ही समझेंगे गाइज। देखिए गाइज, पार्टनरशिप फॉर्म हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, वेदर इट इज पार्टनरशिप फॉर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन बोथ द सिनेरियो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर पार्टनरशिप फॉर्म देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, इनको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फर्म को। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली itself is liable to make payment of tax. Partnership firm itself is liable to make payment of tax. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने भी इनकम अर्न की है वो उनको उनके मेंबर्स के मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पार्टनरशिप फर्म ने जो इनकम अर्न की है वो उनके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो देखिए, मेंबर्स प्रॉफिट को रिसीव करेंगे तो उनका प्रॉफिट में शेयर होगा, एंड पार्टनर्स प्रॉफिट को रिसीव करेंगे तो उनका प्रॉफिट में शेयर होगा। क्या उसका वापस से पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल होगा? क्या अगेन मेंबर्स के लिए वो टैक्सेबल करेंगे? नहीं, वो एग्जेम्प्ट है, बिकॉज हिंदू अनडिवाइडेड फर्म फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी उसके ऊपर इनकम टैक्स की पेमेंट कर दी है। जो फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उन्होंने ऑलरेडी टैक्स की पेमेंट कर दी है। उनके पार्टनर्स को और उनके मेंबर्स को टैक्स पे करने की दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि शेयर इन प्रॉफिट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिसीव्ड बाय मेंबर इज एग्जेम्प्ट एज वेल एज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिसीव्ड बाय पार्टनर्स इज एग्जेम्प्ट। होप गाइज आपको ये वाला समझ में आगे होंगे पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स के लिए लायबल है, बट उसके जो मेंबर्स हैं वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है। पार्टनरशिप फर्म लायबल है टैक्स के लिए, उसके पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं वो टैक्स के लिए लायबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं गाइस। इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल इन हिज NRE account. NRE account means non-residential external account. Guys, suppose my brother is in foreign. वो इंडिया में हमें मनी भेजते हैं। कैसे भेजेंगे? उन्होंने वहाँ से इंडिया के बैंक में NRI अकाउंट ओपन करवाया। वो रेजिडेंट है वहाँ के, मीन्स यहाँ के नॉन रेजिडेंट हुए। मनी इंडिया में रेमिट कैसे करेंगे? NRE अकाउंट से मनी रेमिट करेंगे, मीन्स फॉरेन करेंसी में मनी रिसीव होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, हम उसकी इंटरेस्ट इनकम को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है। जितने टाइम मान लो फॉरेन करेंसी से इंडिया में पैसा आएगा, जितने टाइम तक बैंक में पड़ा रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना। तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया वो, बिकॉज फॉरेन करेंसी से इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया कि कोई भी फॉरेन से इंडिया में पैसा आ रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर रेम्युनरेशन मिलता है कि नहीं, जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, जैसे कि रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट्स। जैसे कि हमें वीज़ा लेना है तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ फॉरेन एम्बेसडर्स होंगे जो वीज़ा प्रोवाइड करेंगे। तो फॉरेन एम्बेसडर काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं ना, इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उनकी सैलरी एक्रू कहाँ पे हुई? उन्होंने कहाँ पे कमाई? इंडिया में कमाई ना। तो वो कौन सी इनकम हुई? इंडियन इनकम। याद कीजिए, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा था कि अगर इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल भी होगी। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला? फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, बाहर से आए हैं, तो वो बेचारे यहाँ पे इंडिया में काम कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं। उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉरेन एम्बेसडर्स को। तो फॉरेन एम्बेसडर्स अगर
इंडिया में अपना काम कर रहे हैं तो वो उनकी रेम्यूनरेशन के ऊपर कोई भी टैक्स पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज। कोई भी फॉरेन एंटरप्राइज है, उसका कोई एम्प्लॉय है, वो इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहा है, उसका जो रेम्यूनरेशन उसे रिसीव होगा उसके ऊपर भी एग्जेम्पशन है गाइस। और रेम्यूनरेशन रिसीव बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग। जो गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनके जैसे गवर्नमेंट के स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फॉरेन से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो उनके, वो इंडिया में आ रहे हैं, उन्हें कुछ इनकम होगी, तो उस इनकम पर भी उन्हें कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। गाइस गॉट इट? मीन्स वो फॉरेन से आ रहे हैं, फॉरेन के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंडिया में गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट स्टाफ को। तो वो फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी आ रहे हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस इनकम फ्रॉम न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा होता है? देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया, इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि तुम एक यूनिट इस्टेब्लिश करो, मैन्युफैक्चरर्स को बोला कि तुम एक यूनिट इस्टेब्लिश करो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। वो यूनिट क्या करेगा गाइस? गुड्स को मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट किया, कंट्री को बेनिफिट, फॉरेन करेंसी आएगी तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी, इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम जितना भी प्रॉफिट करोगे फ्रॉम योर एक्सपोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, देखिए तुम जितना भी प्रॉफिट करोगे, निकालोगे एक्सपोर्ट से, वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले डोमेस्टिक सेल्स भी करेंगे एंड एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट अंडर सेक्शन 80C। जैसे ये 80C में आता है, ये अंडर सेक्शन 80C में सुकन्या समृद्धि अकाउंट किस लिए ओपन किया जाता है? ये गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन किया जाता है। कोई भी अमाउंट अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में गर्ल चाइल्ड के लिए डिपॉजिट करोगे, उसका डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर पाओगे। देखिए, उनके पेरेंट्स 80C में उनकी डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो जब रिसीव होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए गाइस, मान लो आपने रिसर्च किया, कुछ रिसर्च किया और NTRO में, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कुछ रॉयल्टी दे दी उस रिसर्च के लिए, तो विच इज़ एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट बिकॉज आपने कंट्री के बेनिफिट के लिए रिसर्च किया ना, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड करवा दी ताकि आप और अच्छे से कंट्री के लिए इकोनॉमी के लिए काम करते रहो। तो रॉयल्टी इनकम और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। गाइस, पेमेंट टू भोपाल गैस पे विक्टिम। गैस क्या हुआ था, बहुत टाइम पहले भोपाल में गैस लीकेज हो गया था, बहुत ही, आपको पता होगा, बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनके फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करती है, उनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई थी, उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। तो उस पेमेंट के ऊपर एग्जाम्पशंस हैं, उन बेचारों को टैक्स पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिसास्टर। देखिए कभी भी नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, उसका पता थोड़ा है। तो इतने डिसास्टर होते हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। जैसे एक्सीडेंट हो जाए, फायर लग जाए, तो अनफॉर्चुनेटली लोग मर जाएंगे, तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। तो वो कंपनसेशन जो प्रोवाइड करेगी वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस नेक्स्ट आता है एजुकेशन स्कॉलरशिप। कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है तो वो पर्सन जिसे स्कॉलरशिप मिल रही है, जिसे स्कॉलरशिप रिसीव हो रही है, वो एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट है गाइस। उसके ऊपर उन्हें टैक्स पे करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए गाइस नेक्स्ट आता है पेमेंट टू एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन ए डेली अलाउंसेज, कंस्टिट्यूटिव अलाउंसेज ऑफ एमपीज, कंस्टिट्यूटिव अलाउंस ऑफ एमएलएस। ये दोनों क्या है, एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेली अलाउंस जो उन्हें मिलते हैं और कंस्टिट्यूंसी अलाउंस ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर उन्हें टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अदर अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे। वैसे भी ये डेली अलाउंस और कंस्टिट्यूटिव अलाउंस भी देना बनता नहीं है, बट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है। तो बाकी अदर अलाउंसेस टैक्सेबल हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अवार्ड्स फॉर लिटरेरी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड अदर अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट। सपोज आपको कोई अवार्ड मिला, कोई लिटरेरी का काम किया आपने, कोई साइंटिफिक काम किया या आर्टिस्टिक काम किया, तो गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, तो वो अवार्ड क्या होगा, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। पेंशन अवार्ड बाय रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, आपको महावीर चक्र मिला, परमवीर चक्र मिला, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स होगा। फिर क्या जाता है इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। In Ladakh region of state of Jammu and Kashmir is exempt from tax arising from any other source in the areas or states by way of dividend or interest on securities. Guys, suppose इन एरियाज में आपका रेसिडेंस है तो आप शेड्यूल ट्राइब माने जाओगे। जब आपकी इनकम, तब आपकी क्या होगी, इनकम एग्जेम्प्ट होगी। फ्रॉम एनी सोर्स इन द एरियाज और स्टेट्स मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया से आप इनकम कमा रहे हो तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मीन्स आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपका उससे डिविडेंड आया या इंटरेस्ट आया, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा गाइस। सेम केस गाइस सिक्किम इज इंडिविजुअल के लिए है, स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए सिक्किम इज इंडिविजुअल। देखिए अगर कोई पर्सन उस पर्टिकुलर एरिया से इनकम कमा रहा है सिक्किम में, तो वो एग्जाम्प्ट होगा, और उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, उससे कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर भी उसे टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। तो गाइस होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एग्जाम्पशंस का, और एग्जाम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ में आया होगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और गाइस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताया करो कि आपको लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।